मैं शामदीद कहता हूँ अपने प्रोग्राम एक मुलाकात हकीम साहब के साथ। हमारे दरमियान माशाल्लाह आज प्रोफेसर मोहम्मद अख्तर सिद्दीकी साहब UMS MD मेडिसिन, जिनके पास में 40 साल का एक अजीम तजर्बा मौजूद है और आपका एक्सपर्ट डोमेन लिवर और किडनी का इलाज और मुआवजा रहा है, यानी उसका ट्रीटमेंट रहा है। और आपकी खिदमत से कोई भी शख्स जो कि आपके साथ में किसी भी तरीके से अगर जुड़ा हुआ है तो वो बखूबी इस बात को जानता है कि किस तरह आपने अपने इन 40 सालों में अवामुन नास के लिए खिदमत अंजाम दी है और लोग किस कदर लोग फैज़याब हुए हैं। डॉक्टर साहब की 3 किताबें भी माशाल्लाह पब्लिश हो चुकी हैं और कई इंटरनेशनल अवार्ड्स और नेशनल अवार्ड्स भी आपको वक्तन फ़वक्तन आपके रिसर्च वर्क के ऊपर और आपकी मायनास कारकर्दगी के ऊपर आपको मिलते रहे हैं। मैं डॉक्टर साहब से दरख्वास्त करूंगा कि जो आपका तजुर्बा है और जो आपका एरिया ऑफ आपका ट्रीटमेंट है उसके ऊपर अपने कीमती तजुर्बात हम सबके साथ शेयर करें। शुक्रिया जनाब मकबूल साहब। मैं इस वक्त इस प्रोग्राम के लिए मकबूल साहब का मशहूर हूँ कि उन्होंने मुझे एक मौका दिया कि मैं बहुत सारे यानी नाज़रीन और सामाईन से मुखातिब हो सकूँ, इसलिए कि इंसान को जो भी अल्लाह ने सलाहियत या सिफात से नवाजा है ये उसका करम है और फिर इंसान की जिम्मेदारी है कि अल्लाह ने जो नेमत उससे उसको नवाजा है वो उससे दूसरों को फ़ायदा पहुँचाए। तो ये प्रोग्राम आज उसी मकसद से दूसरों को फ़ायदा पहुँचाने का एक ज़रिया बना। जैसे आपने बताया मैंने 75 में एडमिशन लिया, 80 में फाइनल किया, इंटर्नशिप वगैरह कंप्लीट किया। उसके बाद 81 सितंबर से मैं हमदर्द में एक टीचर मुकर्रर हुआ और वहीं उनका अस्पताल है मजीदिया हॉस्पिटल, उसमें क्लिनिक पहले दिन से शुरू किया करने वाले। अब सब आपका कहने का ये मतलब है कि जो स्ट्रेस है जी क्या उससे भी हमारी जो लीवर के ऊपर इस तरह का फर्क पड़ता है? हाँ, देखिए स्ट्रेस तो बदन के हर फंक्शन के ऊपर इफेक्ट होता है। हर फंक्शन के अंदर जो भी बदन के अंदर चूंकि सारे फंक्शन दिमाग से कंट्रोल होते हैं और जब दिमागी स्ट्रेस है तो पूरे बॉडी के हर फंक्शन उससे डिस्टर्ब होता है। साफ फरमाने सिरोसिस ऑफ लिवर की बात चल रही है, क्योंकि ये सिरोसिस ऑफ लिवर इज ए वेरी सीरियस प्रॉब्लम है ना, और अगर ये स्टेज इसकी बढ़ती चली जाए तो फिर इट इज ए इनक्योरेबल डिजीज एंड आवर अदर हॉस्पिटल्स जो है जो इसकी स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल लीवर या गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट वो आखिर में ये कहते हैं कि देयर इज नो ट्रीटमेंट एक्सेप्ट लीवर ट्रांसप्लांट। एक मरीज को कैसे पता चलेगा कि उसको लीवर सिरोसिस की प्रॉब्लम है? हाँ, उसका तरीका ये है जनाब कि पहले तो मरीज को सिम्टम्स डेवलप होते हैं। सिम्टम्स है जैसे लॉस ऑफ एपेटाइट यानी भूख कम हो जाती है, नंबर 2 लॉस ऑफ वेट होने लगता है, नंबर 3 उसको पहले जॉन्डिस वगैरह की शिकायत मिलती है और उसके जो है वो गैसेस ज्यादा बनती हैं, हाइपर एसिडिटी होने, इंडाइजेशन होने लगता है, पेट खराब होने लगता है। और इसी स्टेज में जब बढ़ जाता मरीज तो आमतौर से मरीज के पेट में पानी जमा हो जाते हैं जिसको एसाइटिस कहते हैं, या पैरों पे सूजन आने लगती है और खून कम होने लगता है और जॉन्डिस होता है। जब मरीज ये अस्पताल में किसी डॉक्टर साहब के पास जाता है तो फिर वो इसकी इन्वेस्टिगेशन कराते हैं। तो मरीज के सिरोसिस ऑफ लिवर डायग्नोस करने के लिए सबसे पहले जो हम कराते हैं अल्ट्रासाउंड होल एब्डोमेन। तो उस अल्ट्रासाउंड होल एब्डोमेन कराते हैं, उसमें सबसे पहले लीवर होता है। लीवर पे वो लिख देते हैं कि लीवर जो है पेरिकाइमा इकोजेनिसिटी इज कोर्स, वो सफेदी माइल हो जाती है, जिसकी वजह से वो नीचे लिख देते हैं कि इट शोज द क्रोनिक लीवर डिजीज, सिरोसिस ऑफ लिवर। और इसके बाद आगे क्या होता है
स्प्लीन बढ़ जाता है, स्प्लीनोमेगाली, क्योंकि बैकवर्ड फ्लो जब लीवर इसमें क्या होता है सिरोसिस में, देयर इज ए डेवलपमेंट और फॉर्मेशन ऑफ द फाइब्रोसिस accompanied with the formation of the nodular formation in the liver along with the fibrosis or due to degeneration of the hepatocytes। तो जो नॉर्मल हिपेटोसाइट्स है लीवर सेल है वो डीजेनरेट होने लगती हैं और वो डीजेनरेशन की जगह जो है ना फाइब्रोसिस हो जाता है। इस फाइब्रोसिस की वजह से पीछे खून रुकना शुरू हो जाता है। उस खून रुकने की वजह से जो ये हमारी जो ईसोफेगस है जिसको मनी कहते हैं, इसके अंदर जो खाने की नाली ईसोफेगस, तो यहाँ से भी ये सारी जो है हमारी जो ये पोर्टल वेन्स बनाती है वो लीवर में जाती है और लीवर के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन होगा तो ये फूल जाती है जिसको कहते हैं ईसोफेजियल वेरिसिस। इसके नीचे स्टोमक होता है उसको कहते हैं गैस्ट्रिक ईसोफेजियल वेरिसिस। इसके नीचे ड्यूडियम होता तो ड्यूडियम के अंदर फिर खून का इंतला हो जाता है, उसको ड्यूडिनोपैथी गैस्ट्रोपैथी कहते हैं, या फिर इंटेस्टाइन का हो जाए तो कोलोनोपैथी वो कहते हैं, और इसी तरह से स्प्लीन इनलार्ज हो जाता। तो ये सिम्टम और साइन की बेस पर जो हम डायग्नोस करते हैं सिरोसिस। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, हम फाइब्रोस्कैन कराते हैं। तो जो फाइब्रोस्कैन कराते हैं ये उससे अपर स्टेज है। फाइब्रोस्कैन में लीवर सिरोसिस में आता है कि जो उसका केपीए होता है एक यूनिट है which indicate the increase the stiffness of the liver। नॉर्मली ये 6 kPa होता है नॉर्मल। जब फाइब्रोसिस ज्यादा हो जाती है, सख्ती बढ़ जाती है तो ये लीवर का बढ़ने लगता है। तो हमारे पास जो पेशेंट आते हैं ये अगर 8 तक हो, 8 kPa तक, 8 kPa तक, तो उसको हम फाइब्रोसिस कहते हैं, और 8 के बाद और बढ़ जाए तो उसको हम फिर सिरोसिस ऑफ लिवर कहते हैं। फिर सिरोसिस ऑफ लिवर अगर 10 तक है तो ग्रेड 1, और अगर 12 हो तो ग्रेड 2, और अगर ये 17 तक हो जाए 70 तो इसको ग्रेड 4 और स्टेज 4 सिरोसिस सीवियर होती है। और फिर हमारे पास तो पेशेंट 30, 40, 50, 75, अभी सुबह मैंने एक पेशेंट देखा जिसका 71 kPa था और उन्होंने लीवर ट्रांसप्लांट एडवाइस जो पेशेंट आते लीवर ट्रांसप्लांट में, तो अब हमने इस पर काम कैसे शुरू किया वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। मतलब इसके ऊपर क्या ऐसी कुछ दवाइयाँ कुछ मखसूस हैं हाँ, जो कि आप प्रिस्क्राइब करते हैं? जी हाँ, और उससे ये कंट्रोल होता है। हाँ, तो अब हमने क्यों ये दवा दी कि इसमें यूनानी में पैथोलॉजिकल कंडीशन ये दिखती है कि जब लीवर के अंदर सबसे पहले वर्म पैदा होता है, इन्फ्लेमेशन होता है, तो फिर इन्फ्लेमेटरी एक्सुडेट वो फ्लूइड निकल के वो जमा हो जाता है। वो इन्फ्लेमेटरी एक्सुडेट ये जब जमा होता है तो उसके बाद में फिर ये लीवर की हरारत की वजह से इसके अंदर जो है वो सख्त पैदा हो जाता है। तो और वो फाइब्रोसिस जो होता है वो यानी लीफी शाख बन जाती है, जिसको यूनानी में लीफी शाख कहते हैं या फाइब्रोसिस कहते हैं। तो अब इसका उसूल क्या है कि हम वो दवाएं दें जो मुहल्लिल हो, यानी इसको तहलील करने वाली जो मादा तहलील, या यूनानी में कहते हैं मुजिज दवाएं दें, यानी जो मादा लीवर टिश्यूज के अंदर जमा हो गया उसको हम दवा दें कि वो इस काबिल बन जाए कि वहां से वो रिमूव हो सके। तो पहले तो मुजिज दवाएं देते, पहले तो मुहल्लिल, मुजिज और मुस्लिम। मुजिज यानी मादे को इस काबिल करना कि वो उस जगह से खारिज होने के काबिल बन जाए, उसके बाद मुस्लिम दवा देते। तो हमने इसमें 3 दवाएं देनी शुरू करी। जो हमने पहले जो मुहल्लिल दवाएं हैं वो देनी शुरू करी, जिसमें अफसनतीन है और उस्तशीरी है और सुम्बुलिकी है, और उसके बाद में फिर हमने मुंजिज दवा देनी शुरू करी जिसमें मुंजिजात हैं, और उसमें मुंजिज दवा 20 दिन कम से कम मुंजिज देते हैं। ये अफसनतीन को आप आर्टिमिशिया एब्सिंथियम और उस्तशीरी कहते हैं सासोरियन लप्पा। जी जी, तो वो दवा दी। उसके बाद में फिर हम मुंजिज और मुसिल दवा 10 दिन मुसिल देते हैं, जिसकी वजह से ये मादा वहां से तहलील होकर निकलता है। उसके बाद में फिर मुकव्वियाती जिगर देते हैं, मुकव्वियाती जिगर। तो मुकव्वियाती जिगर जब हम देना शुरू करा तो उस मालिक के शुक्र से और अल्लाह की फजल से कि जिन लोगों को लीवर ट्रांसप्लांट एडवाइस किया था, बीवी भी परेशान, बेटा भी परेशान, भाई भी परेशान कि साहब हम लीवर कहाँ से लेकर आए, कितने पेशेंट मिला रेफर करें। हम ये जानना चाहते हैं कि इस तरह की सिचुएशन और सूरत हाल पैदा ही ना हो, और उसके लिए प्रिवेंटिव तरीके क्या हैं? क्या वो हमारी ग़िज़ाइयत से हो, या वो कुछ ऐसा कोई हमारे पास में हमको मेडिसिन कोई ऐसी हो जिसको आप जो यूनानी में प्रिस्क्राइब करना चाहें या लोगों को बताना चाहें कि अगर इसके साथ अगर शुरुआत में ही अगर उसको वो इस्तेमाल करना शुरू कर दें
तो ये डिजीज या तो हो ना, और अगर खुदा न करे शुरू हुई है तो वो आगे ना बढ़े फिर। जी देखिए, इसमें जो है अभी जो हमारे पास पेशेंट आते हैं वो सारे सिरोसिस ऑफ लीवर के आते हैं, जिसमें फाइब्रो स्कैन, अल्ट्रासाउंड, लेफ्ट रेंज होता है, एनीमिया होता है, प्लेटलेट्स कम हो जाती हैं, लिम्फोसाइट्स कम हो जाती हैं। तो ये सारी सिम्टम्स जब हमने देना शुरू करा तो जिन लोगों की हीमोग्लोबिन कम था उनका हीमोग्लोबिन इंक्रीज होगा, टीएलसी जिनकी कम थी टीएलसी उनकी बढ़ गई, प्लेटलेट्स जिनकी कम थी प्लेट्स है। तो ये इस बात को शो करता है कि आवर ड्रग्स हैव द इम्यूनोमोड्यूलेटेड एक्टिविटी, इम्यूनिटी जो इम्यूनिटी डेवलप करती है, इस एतबार से देखा। फिर हमने देखा कि उसकी स्टिफनेस कम होने लगी, कि फाइब्रो स्कैन कराते हम 4 महीने के बाद में फाइब्रो स्कैन कराते तो उसकी स्टिफनेस, तो पता चला कि दवाएं जो हमारी हैं ये मोहल्लीले वर्म और म्यूजिल और मुसिल ये हमारे पास सब होता है, एविडेंस है। फिर लीवर फंक्शन नॉर्मल होगा, सीरम बिलिरुबिन जिनका 8 अनकॉन्शियस। थोड़ा सा लोग इस चीज को भी समझना चाहेंगे कि फैटी लीवर और अल्कोहलिक लीवर ये अक्सर बोला जाता है हमारी प्रैक्टिस में, तो उसमें क्या फर्क है और वो क्या बीमारी है वो? हाँ देखिए, जो फैटी लीवर है, ये फैटी लीवर के जो कॉज है उसमें नंबर 1 तो ओबेसिटी है और नंबर 2 डायबिटीज है। तो ये ओबेसिटी, ये जो फैटी लीवर है ये तो कई वजह से हो सकता है। डायबिटीज पेशेंट को हो सकता, जो ओबेज हैं उनको भी हो सकता, जो थायराइड के पेशेंट है उनको भी हो सकता है, जो एल्कोहलिक है उनको भी हो सकता है ये फैटी लीवर। जी फैटी लीवर तो पहले तो ये फर्स्ट स्टेज है फैटी लीवर। ये फिर फैटी लीवर भी जो आते हैं ग्रेड 1, ग्रेड 2 और ग्रेड 3 के आते हैं। तो अगर ग्रेड 1 पे पेशेंट ले ले तो फिर 2 और 3 से बच जाता है, और अगर ना ले तो फिर वो ग्रेड 2, ग्रेड 3 और फिर नेक्स्ट जो है वो सिरोसिस ऑफ लीवर होता है और लीवर फेल्योर होता है। जी लीवर फेल्योर होता है। तो जो फैटी लीवर के पेशेंट हैं अगर ये पहले फर्स्ट स्टेप ले लें तो ये उस सीरियस बीमारी से बच जाएंगे। इसलिए आपने बताया एल्कोहलिक इज ए वेरी कॉमन कॉज ऑफ द फैटी लीवर एंड सिरोसिस ऑफ लीवर। अच्छा, ऐसे पेशेंट को तो फैट्स अल्कोहल से परहेज करना पड़ेगा। अगर ये परहेज मतलब ये ज्यादा अल्कोहल लेने से हाँ ये जो 50% डिजीज या ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है। हाँ तो यानी कि मेन कॉज उसका जो है वो अल्कोहल इंटेक। तो जो भी अल्कोहल लेने वाले हैं उनको तो अल्कोहल से ये सोच कर उनकी हम तरकीब जो हमारे पास पेशेंट है हम दो बताते हैं कि नंबर एक तो अल्कोहल का मजा है, जो आपको अल्कोहल का मजा, दूसरी तरफ अल्कोहल के नुकसानात हैं। आप इन दोनों को कंपेयर करें, इस कंपेयर में जो आपको ज्यादा फायदेमंद है उसको एक पहुंच सके। एक और लिवर के साथ जो एक और नाम जोड़ा हुआ है वो है आपके जॉन्डिस। जी जॉन्डिस आमतौर पर ये जो छोटे बच्चों को भी हो जाती है और बड़े लोगों को भी हो जाती है, जिसको हम लोग पीलिया बोलते हैं। जी जी तो थोड़ा सा इसके ऊपर भी अगर आप देखिए ये जो जॉन्डिस है आम जबान में पीलिया कहते हैं, और आजकल तो हमारे पास दो तरह के पेशेंट आ रहे हैं, एक तो पीलिया के और दूसरे कहते हैं काला पीलिया। काला पीलिया वो किसको कहते हैं कि जिसको वायरल हेपेटाइटिस बी और सी हो लेकिन जॉन्डिस डेवलप नहीं हुआ हो। हाँ जॉन्डिस डेवलप ना हुआ हो उसको क्या कहते हैं, काला पीलिया, और जिसमें जॉन्डिस डेवलप होता है उसको पीलिया कहते हैं। तो ये फर्स्ट स्टेज होती है जिसमें इन्फेक्शन तो हो गया है, यानी उसका वायरल लोड मिलेगा आपको 1 लाख 2 लाख, हमारे पास तो आते 2-2 करोड़ वाले जिनका 2 करोड़ HBV DNA RT-PCR 2 करोड़ है, SCV इसी तरह से 1 करोड़ 2 करोड़, किसी का 20 लाख, किसी को 50 लाख, किसी का 2 करोड़ का, लेकिन उसमें अभी लीवर इतना डैमेज नहीं हुआ कि वो जॉन्डिस डेवलप हो सके, इतना इन्फ्लेमेशन नहीं हुआ, डैमेज नहीं हुआ। लेकिन जब ये कंडीशन वायरल हेपेटाइटिस बी या सी की जब ये और प्रोलॉन्ग होती है तो फिर वो लीवर को डैमेज कर देती है, जिसमें उसका जो बिलिरुबिन है वो कंजुगेटेड नहीं हो पाता। यानी ये फैट सोल्यूबल होता है, ये वाटर सोल्यूबल में चेंज नहीं होता, और जब वाटर सोल्यूबल में चेंज होता तब ये लीवर से कॉमन बाइलेटरी से उसमें इंटेस्टाइन में आता है और वो फिर लैट्रिन और पेशाब के साथ निकलता है, आंखें पीली हो जाती है, तो उसको आमतौर से जॉन्डिस कहते हैं। तो जब जो जॉन्डिस के पेशेंट हैं उनको इन्वेस्टिगेशन कराना चाहिए। पहले फर्स्ट स्टेप हेपेटाइटिस बी HBsAg, दूसरा SCV कराना चाहिए। अगर ये दोनों बढ़े पॉजिटिव है तो इसके बाद में हेपेटाइटिस बी के लिए HBV DNA RT-PCR करते हैं,
और अगर HCV पॉजिटिव हो तो फिर उसके लिए जो है HCV RNA करानी है। और इसलिए हमारे यहाँ यूनानी में कौन सी ऐसी दवाइयाँ या कौन से ऐसे मफरदात हैं जिनसे इस बीमारी को ठीक किया जा सकता है? हाँ, अब देखिए, ऐसा बहुत अच्छा आपने सवाल किया। हमारा यहाँ जो मॉडर्न में है उसको कहते हैं एंटीवायरल, जैसे टीलोफेविर है और रेमडेसिविर है, बहुत सारी दवाएं हैं। उसमें हेपेटाइटिस बी के लिए अभी तक कोई ऐसी दवा ईजाद नहीं हुई कि जिससे हम कह सकें कि इतने दिन ये दवा ले लेगा तो ये सब नेगेटिव हो जाएगा। लेकिन हेपेटाइटिस सी में मॉडर्न मेडिसिन आ चुकी है। उसके 2 दवा का कॉम्बिनेशन है, उसमें वेलाकास्ट ट्रीटमेंट है। उसको हम अगर एक गोली रोजाना दें, 28 गोली आती है एक शीशी में, तो 3 महीने का, और अगर ज्यादा हो तो 6 महीने का कोर्स होता, तो उसके बाद में ये HCV RNA नेगेटिव हो जाता है। तो क्या सपोर्ट में कुछ सपोर्ट में, हाँ, अब उसमें हम अगर सपोज 2 चीजें हैं, पहले मैं आपको हेपेटाइटिस सी का बता दूं, तो उसमें हम ये एडवाइस कर देते हैं कि आपने डॉक्टर साहब ने लिखा है दूसरा ट्रीटमेंट आप वो ले लो। लेकिन हमारे पास जो पेशेंट आते हैं, ये एंटीवायरल जो मॉडर्न होती है, इससे बहुत सारे साइड इफेक्ट्स हो जाते हैं, जैसे लॉस ऑफ एपिटाइट हो जाती है, एक मैलेस कैफियत रहती है, टायर्डनेस होती है, पैल्पिटेशन ज्यादा होने लगता है, गिड्डीनेस होने लगती है। तो जिन पेशेंट को ये होती है, तो फिर उसमें हम अपनी यूनानी दवाएं शुरू करते हैं। यूनानी दवाएं में हम सबसे पहले जो हमारा सही यानी कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ यूनानी मेडिसिन है, उसमें क्या है कि हम इसमें मुसफ़ियात देते हैं। क्यों? कि इसके अंदर फसाद दम पैदा हो। तो उसूल इलाज ये है कि जब फसाद दम हो तो हम उसमें क्या करते हैं, उस अंदर में मुसफ़ियात देते हैं। तो हमने मुसफ़ियात जैसे चिराय का है, सरकू का है, मुसफ़ियात यानी कि जो चीजें खून को साफ करने वाली हो, तो इस मुसफ़ियात खून देते हैं उसमें। और अब तो ये रिसर्च हमारी यूनानी मेडिसिन होगी, बहुत सारी हमारी मेडिसिन जो मुसफ़ियात है, ये इम्यूनोमॉड्यूलेटर में है, एंटी इन्फ्लेमेटरी में है, एंटी ऑक्सीडेंट में है, एंटी पायरेटिव, जैसे कि हमारे इदारे के अंदर भी एक दवा हम लोग बनाते हैं जो कि बहुत मुअस्सर है, और वो मुसफ़ियात उनके अंदर एक चीज़ है, उसको इस्तेमाल किया। किस नाम से? इसका नाम है प्यूरिस। क्योंकि ये मुसफ़्फ़ी जितनी चीज़ें होती हैं, ये अमूमन बहुत कड़वी होती है, तो पेशेंट को यूज करने में इनको काफी कबाहट महसूस होती है। तो हम लोगों ने इसकी कमी को महसूस किया, तो उसके बाद इसका एक्सट्रैक्ट कैप्सूल इजाद किया गया। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह प्यूरिस कैप्सूल और प्यूरिस एच सिरप दोनों दस्तयाब हैं, और तकरीबन जो पेशेंट्स आप लोग उसको समझते हैं, जो लोग इस्तेमाल करते हैं उनको बहुत अच्छे रहता है माशाल्लाह। तो उसमें ये आपकी इस मेडिसिन बहुत अच्छा काम हो सकता है कि हम ये पर्टिकुलरली जो हमारे पास पेशेंट होते हैं हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी के, हम इनको 100 या 200 500 पेशेंट पे आपकी हम दवा दें, और उसके बाद में हम उसके 3-4 उनके करने के 4 महीने के बाद में दूसरे इसी तरह से हेपेटाइटिस बी होता है। हेपेटाइटिस बी में हमारे पास जो टैबलेट है, हमारे पास जो पेशेंट आते हैं हमारे पास, तो कहते हैं डॉक्टर साहब ये बताया भाई अब ये 6 महीने तक तो ये निगेटिव होने की इसकी उम्मीद होती है, जिसको कहते हैं हम एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस बी। तो अगर 6 महीने तक है तो ये 6 महीने के अंदर निगेटिव हो सकता है। अगर ये निगेटिव नहीं होता और ये आगे प्रोलॉन्ग होता तो हम 6 महीने के बाद तक अगर ये परसिस्ट कर जाए तो उसको कहते हैं क्रोनिक हेपेटाइटिस बी। क्रोनिक हेपेटाइटिस बी का निगेटिव होना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन हम जो दवा दे रहे हैं, चाहे वो मॉडर्न मेडिसिन हो या यूनानी मेडिसिन, हमारे जो टारगेट ये होता है कि जो HBV DNA आरटीपीसीआर है उसका वायरल मोड है वो लेस देन डिटेक्टेबल हो, और उसका प्रोलिफरेशन जो है वो रुक जाए, वो स्टॉप जाए। इसलिए कि अगर ये प्रोलिफरेशन होता रहा, वायरल लोड बढ़ता रहे, तो ये डैमेज द लीवर सेल्स, और उसकी वजह से फिर सिरोसिस होने का पूरा खतरा रहता। तो हमारा अब ये है, और उसको हमने ये देखा कि जब इस कॉन्सेप्ट से हम लोग पेशेंट का ट्रीटमेंट करेगा तो हमारा वायरल जो है वो लेस देन डिटेक्टेबल, और बहुत सारे पेशेंट का जो है हमारे पेशेंट का वायरल ये HBsAg नेगेटिव हो गया, तो नेगेटिव होगा और वायरल लेस देन, जिसकी वजह से पेशेंट एक बड़े खतरे से बचे। और आमतौर पर हेपेटाइटिस से जिन भी बीमारी को रिलेट किया जाता है वो हेपेटाइटिस A, B और C, ये 3 तरह की कैटेगरी, ये 5 किस्म की। अच्छा, ये 5 किस्म के। हाँ, ये हेपेटाइटिस A, हेपेटाइटिस B, हेपेटाइटिस C, हेपेटाइटिस D और हेपेटाइटिस E।
हाँ, ये 5 किस्म की है। आज मुझे भी ये पहली बार मालूम हुआ। ये 5 किस्म की होती हैं, लेकिन इसमें जो 3 है ये तो ऑटोमेटिकली हो जाती है, डेंजरस नहीं होती, ये नेगेटिव हो जाती है। लेकिन बी और सी ये प्रॉब्लम काफी सीरियस है। तो हमारे पास जो आते हैं पेशेंट वो जब एक्यूट, यानी जो आपने अभी सवाल किया था जॉन्डिस, ये जॉन्डिस वाले तो ये 5 हो सकते हैं। अच्छा, लेकिन जो उसमें है वो एक्यूट फेज होता है, लेकिन फिर कोरोना में ये 2 ही रह जाते हैं। तो लोग रोजमर्रा की जिंदगी में किस किस्म की ग़िज़ाओं को इस्तेमाल करें और किस किस्म की ग़िज़ाओं को जब कम लें, क्योंकि कुछ चीज़ें हमारी बहुत ज़्यादा मज़ेदार होती है, जैसे हमारे तो कुछ हमारे जिसके अंदर रोगन मौजूद होते हैं खासकर, और जिनको हम कहते हैं जितना मुरगन ग़िज़ा है। तो इस तरह की ग़िज़ाओं को क्या हमें कम इस्तेमाल करना चाहिए? हाँ, देखिए ज़्यादा ग़िज़ा का उसूल ये बताते हैं कि नंबर 1 हम एक तो इतना खाएं कि अभी हमारी भूख बाकी रह जाए। इसलिए सुन्नत में आता है कि पेट के 3 हिस्से करने, एक ग़िज़ा के लिए, एक पानी के लिए, एक गैस के लिए, हवा के लिए जो गैस बनती है। तो जब एक इंसान इस पूरे जो स्टोमक है उसको वो भर लेगा ग़िज़ा से, तो अब ना तो इसे पानी पिएगा, तो अब उसके लिए और वो मैदा फैलेगा, फिर इसके अंदर डाइजेशन होगा, तो फिर उसको मैदे को फैलने के जिसकी वजह से दर्द शुरू हो जाता है। इसलिए बहुत सारी मरीज कहते हैं कि खाने के बाद में साहब हमें एक तो भारीपन होने लगता है और दर्द होने लगता है। तो ये वही मरीज है जो ग़िज़ा में बेअतदाली करते हैं। इसलिए सबसे पहला उसूल जो है कि ग़िज़ा कम ली जाए, पानी के लिए जगह रखें, और यानी जो गैस बनती है उसके लिए जगह रखें। नंबर 3, सही वक्त से लें। आज हमारे ये लाइफ स्टाइल चेंज हो गया है ग़िज़ा का लाइफ स्टाइल ये है कि हम ज़्यादा सिर्फ 3 टाइम खाना खाएं, यानी सुबह नाश्ता करें, नाश्ते में बेहतर है जौ का दरिया लें, है ना, या फल लें, या इसी तरह से हल्की ग़िज़ा लें। दोपहर में भी जो हल्की ग़िज़ा लें, और चाहे नॉर्मल डाइट लें, लेकिन दोपहर की ग़िज़ा के बाद में थोड़ी देर के आधा घंटा आराम कर लें, ताकि उस ग़िज़ा को हजम करने का तबीयत को मौका मिल जाए। और रात का खाना जो है वो सूरज छुपते के साथ ही खाना, और वो बहुत सकती इवनिंग, ताकि उसको हजम करने के लिए वक्त मिल जाए। ये है सुन्नत। मतलब कहने का ये है कि हर चीज की जो जड़ है वो यही है, कि हमारी जो ग़िज़ाइयत है और हमारा जो लाइफ स्टाइल है, ये इन दोनों में तवाज़ुन लाने की ज़रूरत है। आई थिंक अगर ये हम कर पाए, जो कि बहुत बड़ी चीज़ है, हर इंसान से ये चीज़ हो भी नहीं पाती, लेकिन बहरहाल हमें कोशिश तो करनी चाहिए। तो यकीनन इससे हमको बीमारियों से बचने की तौफीक हो सकती है। पास पढ़ के वापस आए अपने घरों में, तो पहले हाथ धोएं, और फिर उसके बाद और कुल्ली करें, वजू करें। वजू करेंगे तो आपके आँख में जो असर पहुंचा उससे बच जाएंगे, नाक में पहुंचा उससे बच जाएंगे, मुंह में है उसके बच जाएंगे, कान आपके सब साफ हो जाएंगे। तो तकरीबन 15 दफा मिनिमम जो है एक वजू करने वाला आदमी अपने हाथ, पैर, नाक, मुंह, आँख इन सबको साफ करता। तो सबसे पहले तो ये वाशिंग है। दूसरा, कहीं बाहर जा रहे हो तो हम मास्क लगाएं। और तीसरा, ग़िज़ा ऐसी लें जो इजीली डाइजेस्ट होकर बदन को ताकत का जरिया बने, वो डाइजेस्ट होकर। हाँ, ये भी एक इम्पोर्टेंट बात है कि जब हम ग़िज़ा ऐसी लेते हैं जो डाइजेस्ट पूरी तरह से नहीं होती, तो फिर वो जुज़े बदन नहीं बनती, यानी बदन का हिस्सा नहीं बनती, फिर वो जगह जगह जमा होकर बीमारी का जरिया बन जाती है। बीमारी का जरिया बन सकती है। लीवर में जमा हो गई तो फैटी लीवर कर दिया, घुटनों में जमा हो गई तो आर्थराइटिस पैदा हो गया, मैदा और आंतों में जमा हो गई तो वहाँ कब्ज़ और वो कितनी बेशकीमत मालूमात हम सबको आप फराहम कर रहे हैं, और मैं बेइंतहा मशकूर हूँ डॉक्टर अख्तर हुसैन सिद्दीकी साहब का, कि जिन्होंने अपने मसरूफ़ तरीन औकात में से हमारे लिए वक्त निकाला और हमारे दरमियान मौजूद है। और इंशाअल्लाह जो मालूमात आपने हम सबको फराहम करी, यकीनन इससे हम सब लोगों को बहुत फैज़ पहुँचने वाला है, और अल्लाह हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। जज़ाकल्लाह डॉक्टर साहब, थैंक यू सो वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया आपका।